हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज के समय दवाइयां आपको जबरदस्ती खिलाई जाती हैं, इतिहास बताता है कि लोगों को बीमारियां जानबूझकर दी गई हैं और फिर उन बीमारियों को ठीक नहीं बल्कि कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयां बनाई गई हैं ताकि आप पूरे जीवन दवाइयां खाकर कंपनियों के लिए पैसे छापने की मशीन की तरह इस्तेमाल हो सको। तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अगर नहीं तो आइए आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको पता होना चाहिए। सन 1800 में तेली खोज होने के बाद जॉन डी रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल नाम की कंपनी खोलकर अमेरिका में सबसे बड़ा ऑयल एम्पायर खड़ा कर लिया। उसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल था, छोटी कंपनियों को खरीद लो, जो ना बिके उसके कंपटीशन में उतर जाओ, दाम इतने नीचे कर दो कि सामने वाली कंपनी लॉस में चली जाए और जैसे ही कंपटीशन खत्म हो दाम को वापस फिर आसमान पर उठा दो। लेकिन 1911 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल की इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए इस बिजनेस प्रैक्टिस को इलीगल घोषित करके उसके एम्पायर को 34 कंपनियों में तोड़ दिया, जिसमें एक थी एक्सॉन। अब रॉकफेलर ने यहाँ पर एक चीज नोट करी कि पेट्रोकेमिकल सिर्फ ईंधन की तरह ही नहीं बल्कि दवाइयां बनाने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और पेट्रोकेमिकल से दवाइयां बनाने की जिम्मेदारी दी गई एक्सॉन को। लेकिन मार्केट में इन दवाइयों को कोई खरीदेगा क्यों जब इन दवाइयों को कोई प्रिस्क्राइब ही ना करे तो? क्योंकि उस वक्त अमेरिका में हर्बल और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट यही लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। वहां के डॉक्टर्स पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाकर लोगों को दिया करते थे। अब यहाँ पर रॉकफेलर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने अपने दान दक्षिणा के हथियार का इस्तेमाल यानी कि फिलैंथ्रोपी का इस्तेमाल करके 1910 में फ्लेक्सनर रिपोर्ट पब्लिश करवाई और इसको पब्लिश करने वाला था कार्नेगी फाउंडेशन। इस रिपोर्ट में नेचुरोपैथी और हर्बल मेडिसिन को अनसाइंटिफिक डिक्लेयर कर दिया गया, जिसका इतना जबरदस्त असर हुआ कि नेचुरल मेडिसिन पढ़ाने वाले कॉलेजेस की फंडिंग बंद हो गई। सिर्फ उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस को पैसा मिलने लगा जो एलोपैथी और पेट्रोकेमिकल बेस्ड ड्रग्स को प्रमोट करने या पढ़ाने का काम कर रहे थे। धीरे धीरे अमेरिका का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम नेचुरोपैथी से उठकर ड्रग्स और सर्जरी के मॉडल पर शिफ्ट हो गया। अब जरा कार्नेगी फाउंडेशन के बारे में सुनो। हेनरी फोर्ड कार बनाता था। कार बनाने के लिए स्टील चाहिए और वो स्टील कार्नेगी स्टील कंपनी से आता था। स्टील को ट्रांसपोर्ट और कार को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, वो रॉकफेलर की कंपनी देती थी। मतलब हेनरी फोर्ड, कार्नेगी और रॉकफेलर ये तीनों एक इनविजिबल चेन से जुड़े हुए थे और तीनों ही दान दक्षिणा का खेल खेलते थे। रॉकफेलर ने रॉकफेलर फाउंडेशन और कार्नेगी ने कार्नेगी फाउंडेशन की स्थापना कर रखी थी और इन्हीं की मदद से पूरी दुनिया में अपने नैरेटिव को प्रमोट करते थे। अब वापस चलते हैं अपनी कहानी पर। डॉक्टर्स वही सिलेबस पढ़ रहे थे जो रॉकफेलर चाहता था, वही दवाइयां लिख रहे थे जो फार्मा कंपनी बना रही थी। हर्बल मेडिसिन के खिलाफ नेगेटिव मीडिया कैंपेन चलाकर रही सही कसर भी पूरी कर दी गई और नई दवाइयों को मॉडर्न साइंस बताकर उनका ब्रांड बनाया गया और ये था फार्मा एम्पायर के जन्म का असली कारण। अब आगे सुनिए। अब हर्बल मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज बंद होने से बचने के लिए केमिकल बेस्ड मेडिसिन को बनाना शुरू कर देती हैं। इन दवाइयों का असली मकसद पेशेंट को ठीक करना नहीं बल्कि उसे परमानेंट कस्टमर बनाना था। रॉकफेलर ने सिर्फ ऑयल को ही कंट्रोल नहीं किया बल्कि हेल्थ केयर की तस्वीर ही बदल दी, यानी जितने ज्यादा बीमार लोग उतना ही ज्यादा पैसा। अब ये सब करने के बावजूद भी रॉकफेलर को और पैसे चाहिए थे और पैसे तभी आएंगे जब और ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे। तो अब सवाल था ये कि लोगों को बीमार कैसे किया जाए, जिसका जवाब था उनकी खाने पीने की आदतें बदल दो। और यही वो पॉइंट बना जहां से रॉकफेलर की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एंट्री शुरू हुई। रॉकफेलर फाउंडेशन का एक एजेंडा था कि साइंस बेस्ड एग्रीकल्चर को प्रमोट करो। इस फाउंडेशन ने ग्रीन रेवोल्यूशन को जबरदस्त फंड किया। हाइब्रिड क्रॉप्स, पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल्स को मॉडर्न एग्रीकल्चर के नाम पर मार्केट में उतार दिया गया। अमेरिका के किसानों ने सोयाबीन, मक्का और कपास का इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया कि मार्केट में डिमांड कोलैप्स कर गई। लेकिन समस्या यह थी कि उस जमाने में इनके तेल को कोई खाता ही नहीं था। तब इन लोगों ने तेल को हाइड्रोजिनेट करना शुरू कर दिया, जिससे उसका रंग, महक और टेक्सचर बदल गया और यहां से मार्केट में आया आपका वनस्पति घी, जैसे भारत में इस्तेमाल होने वाला डालडा। अब ये घी मक्खन जैसा दिखता तो था और सस्ता भी था, लेकिन एक समस्या थी, लोगों को इसको इस्तेमाल करने की आदत नहीं थी। तो आदत कैसे डालें? और यहाँ पर एंट्री होती है प्रोपोगेंडा मशीन की। अब रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ मिलकर अलग अलग लोगों ने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को पैसे खिलाए। अब ये याद रखना कि इस समय पर रॉकफेलर मर गया था, लेकिन उसका बिजनेस एम्पायर इसी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा था। अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक नैरेटिव को पुश करा कि भैया आपके घी, मक्खन और नेचुरल फैट ये हृदय के लिए, हार्ट के लिए हानिकारक है, खतरनाक है और वेजिटेबल ऑयल हेल्दी है। रॉकफेलर की दान दक्षिणा की मशीन यानी कि फिलैंथ्रोपी वर्क ने एनजीओ के माध्यम से ये जानकारी हर घर तक पहुंचा दी और अब इसका रिजल्ट देखो। जैसे ही वनस्पति घी और वेजिटेबल ऑयल लोगों की डाइट में आए, लोगों में हार्ट डिजीज, ओबेसिटी और डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जब बीमारियां बढ़ी तो मार्केट में दवाइयों की डिमांड एक्सप्लोड हो गई। इसका फायदा सबको मिला। रॉकफेलर की फार्मा केमिकल इंडस्ट्री रातों रात पैसे छापने की मशीन बन गई और यह सब होने पर सिस्टम में सब खुश
थे, डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ गई, नए मेडिकल कॉलेज खुल गए, फार्मा कंपनीज का प्रॉफिट आसमान चढ़ गया, पॉलिटिशियंस हो गए, जज हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सबको अपने अपने हिस्से का पैसा मिल रहा था। और यही वो कारण था जिसकी वजह से इस सिस्टम को रोकना असंभव था। अब जरा भारत की बात सुनो। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया और भारत में प्राचीन काल से घी और सरसों के तेल को सेहत के लिए अच्छा माना जाता था। अब रोकाफेलर फाउंडेशन की मदद से भारत में एक नैरेटिव को बदलने की कोशिश की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की फंडिंग रोकाफेलर फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। मतलब औरों ने भी फंड किया था, लेकिन रोकाफेलर फाउंडेशन का भी पैसा लगा हुआ था। और इसी के बाद भारतीय किसान फर्टिलाइजर बेस्ड खेती पर शिफ्ट हो गए थे। एक और नैरेटिव पुश किया गया कि भारतीयों की डाइट में प्रोटीन की कमी है और हमारे यहाँ खाए जाने वाला घी मक्खन हृदय के लिए हानिकारक है। और यहीं से भारत में वनस्पति घी की एंट्री के लिए एक जमीन तैयार कर दी गई। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया और वनस्पति घी बनाने का कच्चा माल भारत में डंप करना शुरू कर दिया। गलत नैरेटिव और सस्ते के चक्कर में आकर लोग घी को छोड़कर वनस्पति घी पर शिफ्ट हो गए और इसके बाद भारत में शुरू हुआ बीमारियों का विस्फोट और दवाइयों की दुकान यहाँ भी चलने लगी। इस मामले में गाँव की हालत शहर से काफी बेहतर थी, क्योंकि गाँव के लोग इतनी जल्दी अपनी आदतें नहीं बदलते। वैसे इस वीडियो को बनाने में मैंने जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया है वो आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आपको सारे सबूत दूंगा पढ़ने के लिए। अब जरा आगे सुनिए। तो जी अब आता है समय 1950 का। डॉक्टर एंसल कीज ने वनस्पति घी में ट्रांस फैट की जानकारी देकर उन्हें हार्ट किलर घोषित कर दिया। 2015 में अमेरिका ने पूरी तरह से वनस्पति घी पर बैन लगा दिया। लेकिन भारत में क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, बस लेबल और परसेंटेज का नाटक। मतलब कंपनीज को बोला गया कि भैया 10% से ज्यादा ट्रांस फैट इसके अंदर नहीं होने चाहिए और थोड़ा पैकेट की लेबलिंग वगैरह ठीक कर लो और इसे घी बताकर मत बेचो, वनस्पति बोलकर बेच सकते हो। हाँ जी, बस इतना ही हुआ था। अब जरा आप ये समझो कि रोकाफेलर की वजह से जो केमिकल इंडस्ट्री खड़ी हुई थी उसने आम लोगों को कैसे रगड़ कर रख दिया। 1970 और 80 के दशक में कोलेस्ट्रॉल को इतना हाइप कर दिया गया कि लोगों ने लाइफ लॉन्ग उसकी मेडिसिन खानी शुरू कर दी, जिसका नतीजा निकला ये कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली दवाइयां दुनिया में टॉप सेलिंग मेडिसिन बन गई। इसके बाद एक थ्योरी पुश करी गई केमिकल इम्बैलेंस की, कि ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिसका आज तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन फिर भी एंटी डिप्रेसेंट की मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट खड़ी हो गई। डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज, ये बीमारियां तो फार्मा कंपनीज के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। इन बीमारियों को खत्म करने के लिए दवाई नहीं खोजी गई, बल्कि इन्हें कंट्रोल किया गया ताकि लोग दवाइयां खाते रहें और पैसा आता रहे। क्योंकि अगर एक बार इन बीमारियों का परमानेंट इलाज मिल जाता तो मेडिसिन इंडस्ट्री का कस्टमर खत्म हो जाता। भाई साहब, डायबिटीज आज के समय मल्टी बिलियन डॉलर कमाने वाली बीमारी है। इसके नाम पर ही तो दवाइयां बिक रही हैं। आप जरा ये सुनो, अल्सर को पहले स्ट्रेस डिजीज के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर्स अपने मरीज को एंटासिड देकर फार्मा कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने में मदद कर रहे थे। फिर 1982 में बैरी मार्शल और रॉबिन वैरन ने ये साबित कर दिया कि अल्सर बैक्टीरिया की वजह से होता है और उसे एंटीबायोटिक्स देकर ठीक किया जा सकता है। उनकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं करा, उनकी रिसर्च को दबाने की कोशिश की गई। फिर इन दोनों साइंटिस्ट ने अपने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और अपनी बात को सिद्ध करने के बाद इन्हें बाद में चलकर नोबेल प्राइज दिया गया। यही हाल आपके पोलियो वैक्सीन का था। 1955 में जोनास साल्क ने पोलियो का जब परमानेंट इलाज दे दिया तो रिहैब और लाइफ लॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज पूरी तरह से रातों रात खत्म हो गई थी। लोगों के धंधे बंद हो गए थे। एक दवा थी ऑक्सीकॉन्टिन, इसको नॉन एडिक्टिव बताकर प्रमोट किया गया था। डॉक्टर्स को इंसेंटिव दिए गए ताकि वो इस दवाई को लिखें। नतीजा, लाखों लोग इसके एडिक्ट बन गए, जिसमें से हजारों लोग मारे गए। जब कोर्ट केस हुआ तो ये पता लगा कि कंपनी को ये बात पहले से ही पता थी कि ये दवाई एडिक्टिव है, लेकिन फिर भी जानबूझकर ये बात छुपाते हुए इसको बाजार में बेचा गया। VIOXX इस दवा को अर्थराइटिस में पेन किलर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये दवा दिल के लिए बहुत खतरनाक थी। इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। फिर भी इस कंपनी ने इस बात को छुपाए रखा। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इस दवाई को इस्तेमाल करा और 60,000 लोग इस दवा की वजह से मारे गए। जब अमेरिका में कंपनी पर केसेस हुए तो कंपनी को मुआवजे के तौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़े। पर भाई साहब, वो अमेरिका था, वहाँ कानून काम करता है। अगर हमारे यहाँ किसी कंपनी पर केस करना पड़ जाए तो केस लड़ने में जमीन जायदाद बिक जाएगी। आप जरा क्लासिक मोसांटो केस सुनो। एक कंपनी थी मोसांटो, वो वीड किलर यानी कि घास फूस को मारने वाली दवा बनाती थी। उस दवा में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था वो था ग्लाइसोफेट। ये आज भी भारत में बिकता है। अब रिसर्च से ये पता लगा कि ये चीज कैंसर कर सकती है। इस कंपनी के ऊपर केस हुआ तो पता लगा कि कंपनी को ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी कंपनी ने फेक रिसर्च छपवाई। अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अधिकारियों को पैसे खिलाए और लगातार अपना प्रोडक्ट मार्केट
मार्केट में बेचती रही और इसके बाद मोसांटो खरीद लिया बेयर ने। अब बेयर कैंसर ट्रीटमेंट की दवा बनाती है। अब जरा आप चीजों को जोड़ो, एक ही कंपनी ऐसी चीज बना रही है जो कैंसर करती है और वही कंपनी कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी बना रही है। क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप बाई चांस बीमार होते हो? अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सिस्टम काम कर कैसे रहा है। आपके बड़े बड़े टीवी नेटवर्क, न्यूज़पेपर, ये सब पैसे लेकर फार्मा कंपनीज की रिसर्च को पब्लिश करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। भाई साहब, जो रिसर्च प्रॉफिट लाती है वो पब्लिश होती है, जो नेगेटिव होती है वो दबा दी जाती है। रिसर्च पेपर छापने वाले जर्नल्स को खरीदा जाता है, स्टडीज को मैनिपुलेट किया जाता है, फेक रिसर्च हो गई, फेक सबूत हो गए, इनको मार्केट में उतारा जाता है। डॉक्टर्स को इंसेंटिव दिए जाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स दी जाती हैं, स्पॉन्सरशिप और कमीशन दिए जाते हैं ताकि वो किसी खास दवाई को प्रिस्क्राइब करें। भारत में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स गिफ्ट्स और टूर के ऑफर्स लेकर डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर बैठे रहते हैं। यहां तक कि कुछ डॉक्टर्स के बच्चों की विदेश में मेडिकल पढ़ाई का पूरा खर्च ये भी दवा कंपनी उठाती है। हर जगह मिसलीडिंग एड्स चलते हैं, मतलब मैट्रेस कमर दर्द को ठीक करेगा, तेल घुटने के दर्द को ठीक करेगा और मल्टीविटामिन बॉडी बना देगा। ये सारे प्रोडक्ट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की वजह से बिकते हैं, मेडिकल साइंस की वजह से नहीं। एक अकेले कोविड ने फार्मा कंपनीज की सेल्स को कितना बढ़ा दिया ये सबको पता है और भविष्य में जब भी ऐसे पेंडेमिक आएंगे ये फार्मा कंपनीज के लिए जैकपॉट लगा देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इस सिस्टम का इलाज क्या है? तो देखो जी, इस सिस्टम का इलाज सिर्फ एक ही है, वो है डर। डर पैदा करना होगा। ऐसे कानून बनाओ कि गलती करने वाले के लिए ना बचने का रास्ता हो और ना ही कोई माफी। नहीं तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे हादसे होते रहेंगे और उनके पीछे जिम्मेदार लोग विदेश भाग जाएंगे। अब जरा फार्मा कंपनीज की मिली भगत को तोड़ते हैं। देखो, जब भी कोई फार्मा कंपनी किसी दवाई को मार्केट में लाए तो उससे पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल्स की जांच एक अनोनिमस और इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा की जाए। मतलब फार्मा कंपनी तो क्या, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी ये बात ना पता हो कि आखिर उस दवा की जांच कर कौन रहा है और इस सारी जांच का खर्चा फार्मा कंपनी बियर करेगी। अगर रिपोर्ट गलत आती है तो जुर्माना और पेनल्टी, और अगर सही आती है तभी वो दवा मार्केट में उतारी जाए। और बिल्कुल यही सेम सिस्टम खेती में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर भी लगना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि भारत में देसी घी और सरसों के तेल को डेमोनाइज किया गया था, यानी कि उसे हार्ट के लिए अनहेल्दी बताकर अनपॉपुलर करने की कोशिश की गई थी। भाई साहब, हमें अपने लाइफस्टाइल और खाने में बदलाव करने पड़ेंगे। आप जरा लोगों का दोगलापन देखो। जो एक्टर्स खुद बर्गर नहीं खाते वो बर्गर का ऐड कर रहे हैं, जो शुगर नहीं खाते वो सोडा ड्रिंक को प्रमोट कर रहे हैं। किसी को डर के आगे जीत चाहिए तो किसी को कुछ तूफानी करना है। ये सब देखकर आपको सवाल पूछना चाहिए कि भाई साहब, किसी का ईमान या जमीर जिंदा है या मर गया? लोगों को ऐसी चीजें खाने पीने के लिए वो लोग प्रमोट कर रहे हैं जो वो खुद कभी नहीं खाते। ये सब के सब मुंह के अंदर पैसे ठूस कर बैठे हैं। हमें अपने देश की पुराने खाने पीने की आदतों को अपनाना पड़ेगा। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आज यही चीजें फॉरेन कंपनी हमारे देश में ब्रांड बनाकर बेच रही हैं। मतलब जो ओट्स हमारे दादा परदादा के जमाने में खाए जाते थे, आज वो हम पैकेट में खरीद कर खा रहे हैं। बहुत से देशों में तो प्रोसेस्ड फूड के ऊपर वार्निंग लिखी होती है कि इसके अंदर ये केमिकल है और इससे ये बीमारी होगी। ये सिस्टम हमें भी अपने देश में लाना पड़ेगा। प्रोसेस्ड फूड के ऊपर वार्निंग लिखी होनी चाहिए ताकि लोग अनजाने में बीमारियों का शिकार न बने। और सबसे जरूरी, बच्चों को बचाओ। स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोसेस्ड और फास्ट फूड पर बैन लग जाना चाहिए। स्कूल में सिर्फ हेल्दी ऑप्शन ही होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एजुकेशन में भी बदलाव की जरूरत है। आज के समय जो पढ़ाई का सिस्टम है वो फार्मा ड्रिवन है, वो बचाव से ज्यादा इलाज पर फोकस करता है। इसको बदलने की जरूरत है। ऐसे वेल क्वालिफाइड और ईमानदार डॉक्टर्स की टीम बनाकर जो भारत और भारतीयों की जरूरत के हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस की स्टडीज को डिजाइन कर सकें, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। अब इतनी बात कर लिए तो जरा कानून पर चलो। हमारे देश में कानून एग्जिस्ट करता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जिसमें 2008 से पहले नकली दवाई बनाने पे या पकड़े जाने पर 5 साल की कैद और लगभग 10,000 के आसपास जुर्माना था। 2008 में इसमें संशोधन किया गया और कम से कम 10 साल की कैद और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। अब ये जेल इससे ज्यादा भी हो सकती है और ऐसे केसेस में पुलिस बिना वारंट के एक्यूज्ड को गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है और उसे बेल नहीं मिलेगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सख्त कानून है भाई, आइए इसकी जरा सख्ती दिखाता हूँ आपको। भाई साहब, कोविड में नकली दवाई बेचने वाले को मिलॉर्ड ने जमानत दे दी थी, तो कानून बनाने से क्या होता है अगर वो लागू ही ना हो तो? हमारे सिस्टम में बहुत लूप होल्स हैं, इन्हें भरने की जरूरत है। जिटर में छपी हुई एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 20% दवाइयां नकली हैं, यानी हर 10 में से 2 दवाई नकली हैं, जिसको रोकने के लिए
हमें और सख्त कानून चाहिए। सबसे पहले फेक मेडिसिन के लिए जीरो टॉलरेंस। हर दवा के ऊपर एक उसका यूनिक QR कोड होना चाहिए, जिससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी एक्सपायरी और उसके सस्ते अल्टरनेटिव की जानकारी मिल सके। अगर वहां से डाटा ना मिले तो तुरंत उसकी कंप्लेंट की जानी चाहिए। जिसके बाद रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर सबको लाइन हाजिर कर दो। और अगर यहाँ पर कंप्लेंट झूठी निकले तो जिसने कंप्लेंट करी उसको पकड़ो। कानून के सामने सब बराबर हो, मतलब जो पकड़ा जाए उसकी प्रॉपर्टी को सीज करो, उम्र कैद हो। हमारे समाज को ऐसे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं जो समाज के ही नाश पर तुला हुआ हो। रॉकफेलर ने एक सेंचुरी पहले एक सिस्टम बनाया था जिसमें प्रॉफिट इंसानियत से ज्यादा बड़ा था। और अब वक्त आ गया है कि भारत एक नया सिस्टम बनाए जहां पेशेंट एक कस्टमर नहीं बल्कि इंसान हो और गलती करने वाला डरे बचकर ना निकल पाए। अब यहाँ पर एक बात ऐड करनी बहुत जरूरी है। मॉडर्न एलोपैथी गलत नहीं है, सारे ड्रग मैन्युफैक्चरर भी गलत नहीं है, ना सारे डॉक्टर्स गलत हैं। लेकिन इतिहास हमें ये बताता है कि इस सिस्टम की शुरुआत गलत तरीके से हुई थी। इसके पीछे मोटिव गलत था। वैसे भी अगर दुनिया में सही चीजें या सही लोग ना होते तो अब तक ये सिस्टम आधी दुनिया को निपटा चुका होता। बाकी अगर आपको भी कोई अपनी तरफ से सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।